हाँ, तो मैंने बताया कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है लैन से थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे भी जो डेटा ट्रांसफर रेट है, जो डेटा जिस स्पीड से जा रहा है, फास्ट होता है, बट लैन जितना फास्ट नहीं होता। ऑब्वियसली जितना आप बड़ा करते जाओगे उतना स्पीड थोड़ी सी कम होती जाएगी, बट स्टिल स्पीड फास्ट होती है कंपेयर टू प्रीवियस वन, इट इज स्लो। फिर इसका एग्जांपल है केबल टीवी नेटवर्क। अब यहाँ पे बात हम इंटरनेट की कर रहे हैं, दिमाग में नेटवर्क है तो हमारा इंटरनेट ही आता है, बट नेटवर्क से आप और भी चीज़ें ट्रांसफर कर सकते हो। केबल टीवी भी जो है एक तरीके का नेटवर्क ही तो है, वो भी डेटा ही सेंड कर रहा है। तो केबल टीवी नेटवर्क हो गया, ब्रॉडबैंड इंटरनेट इनके सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। इसकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर की रेंज हो सकती है, इसीलिए इसे एक सिटी के अंदर बोला गया था। अब आप इसे ये भी बोल सकते हो कि बहुत सारे लैन का जो कनेक्शन है, मान लो एक मेरा स्कूल है उसके अंदर लैन नेटवर्क है, फिर आपका अपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारे इंटरनेट कनेक्टेड है, वो लैन है। अब ये सारे लैन को आपस में आप कनेक्ट कर दोगे तो एक मैन ही तो बन जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इनकी डेफिनेशन आपको पता, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन भी होनी चाहिए। लोकल एरिया नेटवर्क एलएन, पीएन हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, एमएएन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, वाइड एरिया नेटवर्क। तो अब लगा लो लगभग बहुत सारे वैन, पूरी दुनिया में जो कनेक्शन बना है, बड़ी बड़ी कंट्रियां कंट्रियां आपस में कनेक्टेड हों, ये सब वैन से ही होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा होता है। ये वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। बड़े बड़े बिजनेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ऑब्वियसली पूरा इंटरनेट भी जो है वो भी एक इससे कनेक्ट होता है। तो सबसे बड़ा होता है आपका ये वैन, वाइड एरिया नेटवर्क ऐसे बोलते हैं। इन सभी नेटवर्क में किसी को कोई डाउट है? नो सर। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो, और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। अभी तो समझ आ रही है सर। समझ आ रहा है ना? क्योंकि अभी थोड़ा सिंपल ही है, जो हमने पहले से सिंपल थोड़ा ही, और ये बहुत पहले पढ़ा भी हुआ पढ़ है। रखा है। पहले ही पढ़ा है। अब ये भी आपने पहले पढ़ा होगा। अब हम कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला है मॉडेम। बताओ कि आपने फिजिक्स में कौन से चैप्टर में पढ़ा मॉडेम के बारे में? फिजिक्स में ये सर फिजिक्स फिजिक्स में था में नहीं तो क्या? नहीं है सर, वो था सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन, लेकिन उसमें फिजिक्स मॉडर्न के का ही अंदर, नहीं था। फिजिक्स के अंदर कोई आपका वो नहीं था क्या कहीं पे मॉड्यूल? तो ये जो वेव्स वगैरह था जो आप बोल रहे थे, ये किस चैप्टर के अंदर है? उसमें सर वो एग्जाम्पल नहीं दिया मॉडर्न का उन्होंने, मतलब अच्छा, उसमें हाँ है मतलब, नहीं मॉडर्न है। का एग्जाम्पल नहीं अच्छा दिया। मतलब उसमें सिग्नल्स वगैरह के बारे में तो कुछ बता रखा है हाँ ना? हाँ, हाँ, मतलब वेव वो ऑप्टिक्स सब में था। पढ़ाते हैं ऑप्टिकल फाइबर वगैरह के बारे में और हम्म, ये सब, बट हाँ हम्म। तो आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो 0 1 की भाषा समझता है, बट आप ये 0 1 को जब आपको दूर तक भेजना है तो आपको इसे एक एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटरनेट काम कैसा करता है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी चीज़ जो भी हम ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे देखो, ये आपका कंप्यूटर है, ये डिजिटल सिग्नल है। अब ये जो है ये जाएगा मॉडेम तक, ठीक है। मॉडेम क्या करेगा, इसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और फेंकेगा दूसरी जगह। आपके कंप्यूटर तक ये पहुँच, आपके मॉडेम तक ये पहुँच रहा है। अब यहाँ पर ये एनालॉग सिग्नल वापस डिजिटल में कन्वर्ट होगा, और आप ऑब्वियसली कंप्यूटर डिजिटल ही समझता है। तो ये चीज़ जो है ये करने के लिए आपके पास है मॉडेम। मॉडेम को का नाम, इसका नाम इसके काम से ही आया है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ये सिग्नल के कन्वर्जन को ही मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन बोला गया है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट करता है। वी नो कंप्यूटर स्टोर द प्रोसेस, ठीक है, ये वही बातें लिखी है जो मैंने आपको बोली है। द मॉडेम एट द सेंडर्स एंड एक्ट एज द मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो सेंडर्स जिस जो भेज रहा है, जैसे यहाँ पे ये जो है ये मॉड्यूलेशन का काम करता है। जब आप भेज रहे हो तो आप सिंपली समझ सकते हो कि डिजिटल टू एनालॉग जब हो रहा है तो आप इसे क्या बोलोगे, मॉड्यूलेशन। ये एरो भी यही बता रहा है, ठीक है ना?
यस बट ये यहाँ पे, बट ये मुझे लग रहा है कुछ इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। जब ये सिग्नल यहाँ पे वो कर रहा होगा, इसे सर, डीमॉड्यूलेशन वो बोलना पड़ेगा। डिमोड्यूलेशन कर रहा होगा। हाँ, तो डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग टू डिजिटल डीमॉड्यूलेशन, यही आपका जो है काम करता है ये मॉडल। अब आ जाते हैं ईथरनेट कार्ड पे। इसे हम NIC भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये जो ईथरनेट है, लैन केबल है, ये सब लगेगी कहाँ? कंप्यूटर में कोई जगह तो होगी, वो यही कार्ड। और मैंने आपको बताया ईथरनेट की अपनी एक फंक्शनैलिटी है। तो कंप्यूटर के अंदर ये जो, इसे कब पता चल रहा है कि ये वाला डेटा मैं इंटरनेट को भेज दूं, या इंटरनेट से रिसीव करने के लिए जो एक कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच का जो लिंक है वो पूरा करता है ये NIC, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये एक नेटवर्क अडेप्टर है यूज टू सेट अप वायर्ड नेटवर्क, इट एक्ट्स एज अ, ये आपको मेन लाइन है, इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड द नेटवर्क, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी से ही ईथरनेट केबल भी कनेक्ट होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हर NIC का एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस समझ लो, एक हर डिवाइस, जो भी डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्ट है, उसका एक मैक एड्रेस होता है। और ये एड्रेस देखो, जब भी आपको कोई भी चीज़ सेंड करनी है, कोई भी डेटा सेंड करना है, कुछ भी सेंड करना है, मैंने बोला था आपके कंप्यूटर लैब में डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ भी सेंड करना है, कैसे करोगे सेंड? कोई एड्रेस तो होगा ना, यही एड्रेस काम आता है, मैक एड्रेस काम आता है वहाँ पे। तो हर कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है, और ये मैक एड्रेस यहीं पे ही एक तरीके से आप बोल सकते हो हार्ड वायर्ड होता है। ये हार्ड वायर्ड का मतलब क्या है कि ये हम चेंज नहीं कर सकते। ये जो भी आपका डिवाइस बना रहा है वो ये मैक एड्रेस दे रहा है, और जितनी दुनिया में जितनी भी कंपनी मैक एड्रेस देती है उनके बीच में आपस में कोऑपरेशन है। वो ऐसा नहीं कि सेम मैक एड्रेस दूसरे को दे दे। और मैक एड्रेस इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये हमें कभी सेम हो ही नहीं सकती। क्योंकि सेम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस मैक एड्रेस के अंदर टाइम भी इंक्लूडेड होता है, जो आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप का होता है वो भी इंक्लूड होता है। 2-3 चीज़ें होती है, उन 3 चीज़ों को मिलाकर मैक एड्रेस बनता है। अगर आप वो मिलाओगे तो कभी किसी कंपनी का सेम हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से मैक एड्रेस हमेशा यूनिक ही होता है। और इस मैक एड्रेस की हेल्प से ही क्या है कि अगर आप कोई भी साइबर क्राइम करते हो तो पकड़े जाते हो, क्योंकि मैक एड्रेस बदलना तो लगभग नामुमकिन है। और आपकी लोकेशन, क्योंकि मैक एड्रेस, अब आप बोलोगे कि भाई मैक एड्रेस तो एक कंप्यूटर का है ना, लोकेशन कैसे पता लगाते हैं? मैं तो ये लेके कभी चले जाऊँ दूसरे देश या दूसरे शहर, वो IP एड्रेस जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। IP एड्रेस की हेल्प से आपका लोकेशन भी पता चल जाती है। अब इस तरीके की वायर होती है, जो मैं बोल रहा था ना कि जो ईथरनेट केबल, जब मुझसे आपने पूछा था उसके आगे कल इस टाइप यस सर। ट्रांसपेरेंट सब होता है, तो ये होता है। इस कनेक्टर को हम बोलते हैं RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45। तो अब ये एक नॉर्म बन गया है। अब और किसी कंपनी ने ऐसा बनाया नहीं, सब अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये RJ45 जो है इसी तरीके का बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके चार्जर का अब जो है एक यूनिवर्सल पोर्ट आ गया ना, उसी तरीके से। तो ईथरनेट केबल्स, तो यही RJ5 जो होता है ये कनेक्टर होता है ईथरनेट केबल्स का। ईथरनेट केबल्स के एकदम एंड में यही लगे रहते हैं, उसका और कुछ काम है नहीं वैसे। इसकी कोई डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं, फुल फॉर्म जरूर पूछ सकता है। अब बात आती है रिपीटर की। आपने फिजिक्स में शायद रिपीटर के पढ़ा तो होना चाहिए, बट चलो क्या पता नहीं। सर वो रिपीटर क्या फिजिक्स में नहीं है रिपीटर। नहीं है, चलो कोई नहीं। एनालॉग सिग्नल जब आप पता सेंड है। करते हो, हाँ, लेकिन पता है कि रिपीटर क्या होता अच्छा, तो जब आप दूर तक एनालॉग सिग्नल सेंड करते हो, क्या होती है? एटीन्यूएशन हो जाती है। चीज़ें धीरे धीरे, जो आपका सिग्नल है वीक होने लग जाता है। और जब सिग्नल वीक होने लग जाए तो वो कहीं ना कहीं अपनी क्लैरिटी भी खो देता है, उसे कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, उसे समझना मुश्किल हो जाएगा। तो रिपीटर क्या करता है कि एक तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में उसे बूस्ट दे देता है, उस वीक सिग्नल को स्ट्रांग बना देता है। अगर बहुत दूर में है तो ये रिपीटर का काम करता है, जिस ताकि आपका जो सिग्नल है वो मिसअंडरस्टूड ना हो दूसरे एंड में जाके।
तो यहाँ पे लिखा है सिग्नल लूज देयर स्ट्रेंथ बियॉन्ड दिस लिमिट एंड बिकम वीक इन सच कंडीशन ओरिजिनल सिग्नल नीड टू बी रीजनरेटेड। जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उसे रीजनरेट करके वो आगे सेंड कर देता है। यही पता था या कुछ और पता था? क्या ही यही बताऊँ पता था। सर, माइनक्राफ्ट पता खेल ना? खेल के ये सब सीखा है। क्या खेल खेल के? माइनक्राफ्ट अच्छा, माइनक्राफ्ट में इसका क्या यूज होता था, रिपीटर का? रिपीटर रेडस्टोन में यूज होता था, वो ये मुझे आइडिया लगभग नहीं नहीं है। वही काम है। हाँ हाँ, वो एक्चुअली उसमें भी वायरिंग टाइप में होती है ना, तो बहुत टाइम लंबी वायर्स बनाने के बाद वो सिग्नल वीक हो जाता है, तो रिपीटर लगाना पड़ता है ताकि सिग्नल स्ट्रेंथ बनी रहे। उसमें वायर का उस क्या काम रिपीटर में है? लेटेंसी भी कंट्रोल कर सकते हैं। माइनक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स गेम है सर, वो मतलब ऐसे नहीं समझ में आएगा। सर हमने उसमें दुनिया भर मुझे के 3-4 लेवल साल होते खेला हैं। है। मुझे देखो, मुझे माइनक्राफ्ट के बारे में इतना पता है कि उसमें जो लोग घूमते हैं वो डब्बे जैसे लगते हैं। उनके हाथ में एक वो तलवार होती है जो पिक्सलेटेड तलवार सी कुछ होती है। नहीं सर, पिकैक्स और हमेशा नहीं होती, पिकैक्स वो लेनी पड़ती हाँ, है। हाँ, और एक मुझे ये पता है कि उसमें लोग वो ब्लॉक से कुछ बनाते रहते हैं और कुछ लोग बहुत ही अच्छा। क्रेजी होते हैं जो बड़े बड़े असलियत की चीजें बना देते हैं, पूरी असली बिल्डिंग और असली शहर जैसी हाँ कुछ सर, चीजें बना बहुत देते चीजें सर होती मुझे है। लग रहा है आपने मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखी है। उसमें ही देखा हैं। होगा नहीं, आपने। मैंने सबसे नहीं, मिस्टर और भी बीस्ट की तो मैंने वीडियो। नहीं देखी। मैंने सबसे पहले मेरे हिसाब से मैंने प्यूडीपाई की देखी थी जब वो माइनक्राफ्ट था कभी, मैंने तब देखी है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और बाकी कुछ चीज़ें मेरे ब्लॉग में कुछ बच्चे होते हैं उनसे बात करता हूँ तो वो मुझे बता देते हैं अच्छा ऐसे ऐसे होता है। बस इसे ज़्यादा मैंने देखी नहीं। मिस्टर बीस्ट देता है सर, वो जो हाँ आपने देखा ना, हाँ, बड़ी मिस्टर बड़ी बीस्ट की रियलिस्टिक। एक एक वीडियो मैंने देखी थी। उसने कुछ लोगों को हायर किया था और जिस सिटी में वो रहता है उस सिटी को हाँ वो बनाया था। हाँ, बनाने को वो वाली कहा था। वीडियो मैंने कुछ 1-2 साल पहले देखी थी, ये मुझे याद आ रहा है। हाँ, और मिस्टर उसमें फिर वो बीस्ट पैसे बहुत दे रहा ज्यादा था। हाँ, उसमें भी वो पैसे ऐसे देते थे। बस इतना ही मुझे आइडिया है। ओके, तो अब चलते हैं हब। व्हाट इज हब? ये जो ईथरनेट केबल है, ये ईथरनेट केबल एक तरीका तो होता है कि आपने एक ये वायर ली, ये बीच से जा रही है और इसी से ही आपने कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए। तो अब इसमें होगा क्या कि इस जो सबसे एंड में कंप्यूटर है, इसे अगर सब दूसरे एंड वाले को देना होगा तो ये मैसेज सबसे होता हो इस पूरी लाइन से होता हुआ जाएगा और सारे कंप्यूटर इसे देख पाएंगे। वो बात अलग है कि सारे कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा नहीं दिस इज नॉट फॉर मी, ये किसी और के लिए। ठीक है, इन्हीं सबको कनेक्ट करने का जो पास तरीका पास है करते एक हुए हाँ मैसेज पहुंचाएंगे। हाँ, तो वो एक्चुअली इसका एक फिनोमिना होता है, वो भी इथरनेट से ही होता है। इथरनेट केबल का ही एक फंक्शन है कि उसमें मैक एड्रेस तो सबका अलग अलग होता है। तो जब भी ये कोई भी डेटा सेंड करते हैं ना तो डेटा से सबसे आगे, डेटा के सबसे आगे मैक एड्रेस ही रखते हैं जिसे भेजना हो। तो सबसे पहले जब भी रीड करते हैं तो पहले पार्ट रीड करता है, हर जो भी आपका ये होगा कंप्यूटर का रिसीव करने वाला, वो देखिए सबसे पहले मैक एड्रेस रीड करते ही रिजेक्ट कर देता है अगर वो उसका नहीं होता तो। ये मैं बता रहा हूँ लैन के अंदर ऐसा होता है। हब क्या करता है, ये आपके सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब आप देखोगे कि ये 1 2 3 4 यहाँ पे आप अपने वायर्स कनेक्ट कर दो और अब आप डेटा सेंड करोगे तो ये सब में जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है हब में, ये पुराना डिवाइस हुआ करता था। आपने जो कंप्यूटर 1 से कनेक्टेड है वो अपना डेटा सेंड करेगा, वो सब पे जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। तो कुछ फायदा हुआ नहीं एक्सेप्ट इसके कि तार जो है, तारों का गुच्छा थोड़ा कम हो गया, बस ये है। बाकी ये काम तो इसका वही है अभी भी। आपका जो कंप्यूटर 1 है वो सिग्नल भेजेगा, वो सब पे चले जाएगा। अब 2 वाला रिजेक्ट करे, 3 रिजेक्ट करे, 4 रिजेक्ट करे, 5 नहीं करेगा क्योंकि ये उसी के लिए ही था, बाकी सब रिजेक्ट कर देंगे। तो हब का फायदा सिर्फ यही है कि आपके ज़्यादा वायर यूज़ नहीं हुई। पहले आप एक लंबी सी वायर यूज़ करते थे, उसमें फिर सारे वायर्स को कनेक्ट करते थे। अब आपने सारी वायर्स को सिर्फ इस हब पे ही कनेक्ट करनी है। ऐसे ऐसे हब आपने बहुत सारे बना दिए, तो वायर वायर का खर्चा बचाता है हब। बट हमें लगा कि हब को थोड़ा एडवांस बना दिया जाए। हब क्या करे कि हम हब जैसे डिवाइस से बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब आपके लैब 1 को लैब 2 को,
तो क्या है कि अब ये है कि अब आपने एक डेटा सेंड किया, तो ये नहीं कि वो दोनों लैब के हर एक कंप्यूटर में जा रहा है। इतना इंटेलिजेंट वो हो जाए कि उसे पता चल जाए कि इसी कमरे का है, उस कमरे का नहीं है। आप और भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। कभी कभार आपके स्कूल वाले चाहें तो आपका वो जो है शेयरिंग बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि अब सब कुछ स्विच से कनेक्ट होता है। आप पे ज़्यादा एक तरीके से एडमिन पावर आ जाएगी कि आप क्या क्या कंट्रोल भी कर सकते हो, कौन सा डेटा कहाँ पे जाए, इस कंप्यूटर से डेटा सिर्फ इसी कंप्यूटर को जाए, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम भी आप कर सकते हो। तो एडवांस हब जो होता है वो होता है स्विच, जो कि काफ़ी यूज़ होता है। इनफैक्ट अब हब तो मैंने सुना भी नहीं, यही यूज़ होता है ज़्यादातर। A switch is a networking device that plays central role in a local area network. Like a hub, network switch is used to connect multiple computer. तो hub की तरह ही multiple computer को connect करने का काम switch भी करता है। When data arrives the switch, एक कंप्यूटर स्विच से जुड़ा है, उस कंप्यूटर ने डेटा सेंड किया, सबसे पहले ये कहाँ पे आएगा? आपके स्विच पे। Switch extracts the destination address and the data packet and looks it up the table to see where to send the data. उस तो जो हब था ना, वो शरीफ था, वो मैसेज को देखता नहीं था। वो एक ऐसा पोस्टमैन था जो आप डेटा दो वो हर किसी के घर पे खटखटा के पूछेगा ये आपका है, आपका आपका, इस तरीके से। बट स्विच ऐसा पोस्टमैन है जो आपका डेटा आएगा, डेटा को खोल के देखेगा, अच्छा ये वाला डेटा है, पढ़ भी सकता है उसके अंदर, और उसे सेंड कर देगा आगे जहाँ भी सेंड करना होगा अपना टाइम बचाने के लिए। तो स्विच का ये पार्ट है। तो यही लिखा है यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डेटा। डेटा से डेस्टिनेशन एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि डेटा के साथ ही डेस्टिनेशन एड्रेस जुड़ा हुआ होता है, तो उसे डेस्टिनेशन एड्रेस वो हटा देता है और अब बोलता है कि अच्छा, और ये भी देखता है कि वहाँ भेजना था, तो अब वो खुद से अपना एक जहाँ पे भेजना है एड्रेस जोड़ के दूसरी जगह भेज देता है। तो इससे टाइम बच जाता है, आप ये बोल सकते हो। डज इट सेंड द सिग्नल टू ओनली सेलेक्टेड डिवाइस इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू ऑल? हर कंप्यूटर को नहीं सेंड करता है, एक सिलेक्टेड डिवाइस को सेंड करता है। इट कैन फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट्स एट द सेम टाइम। अ स्विच डज नॉट फॉरवर्ड द सिग्नल विच आर नॉइज एंड करप्टेड। तो देखो क्या है कि ऊपर वाले केस में ये था कि अगर एक डेटा सेंड कर रहा है ना, तो बाकी सब डेटा सेंड नहीं कर सकते थे, चांसेस थे कोलिजन के। अब इसमें कोलिजन क्या होता है? वही कि अगर दो तीन सिग्नल आपस में मिल गए रास्ते में, तो भाई क्या होता है कि डेटा करप्ट हो जाता है, सुपर इम्पोजिंग, सुपर तो इम्पोजिंग हो इसमें जाती डिफरेंस है। होता है। हाँ तो दोनों क्यों? जो वेव्स होती है वो आपस में। हाँ, और ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वन ने डेटा सेंड किया, भेजना तो इसे 6 को है, बट इसका डेटा जाएगा 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, सबको जा रहा है। उसी दौरान 3 ने भी डेटा सेंड करना था 8 को। इन अब देखो, इसे 1 को 5 को करना है, 3 को 8 को करना है। बट जैसे ही ये 1 वाला डेटा 3 को जा रहा था, 3 अपना डेटा भेज रहा था रास्ते में, जो हो गए सुपर इम्पोज हो गई ये सिग्नल्स। तो ये प्रॉब्लम थी हब के साथ। स्विच के साथ ऐसा नहीं है, स्विच पहले सब अपने पास रखता है, फिर एक ही जगह भेजता है। ये हर जगह भेज नहीं रहा, तो यहाँ पे कोलिजन का चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और अगर कोलिजन होते भी हैं तो ये डिटेक्ट भी कर लेता है, स्विच डिटेक्ट करके बता देता है कि दोबारा भेजो या कुछ भी करो। तो ये थोड़ा एडवांस है और लैन के अंदर बहुत यूज होता है स्विच। नेक्स्ट आता है रूटर, जो आपके घर घर पे पड़ा रहता है। अब आजकल तो क्या है ना कि पहले तो रूटर और मॉडेम अलग अलग होते थे, अब जो है दोनों एक ही में आते हैं। तो अब जो आपके घर पे रहता है वो रूटर का भी काम करता है और आपके मॉडेम का भी काम करता है, दोनों ही एक ही होते हैं अब ज़्यादातर, पहले अलग अलग होते थे। सर अब टेलीफोन लाइन उतनी यूज भी नहीं होती ना। टेलीफोन लाइन तो यूज़ होती ही नहीं है, टेलीफोन लाइन का कोई यूज़ नहीं है। नहीं, कई लोगों टेलीफोन के घर लाइन, में अभी भी होती है। हाँ कई लोगों के घर में अभी भी होती है, बट उसमें भी अब जो है ना वो टेलीफोन लाइन, मतलब वैसे जैसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि टेलीफोन अगर आ भी जाता था तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता था। अब जिनके घर में टेलीफोन लाइन वाला इंटरनेट भी है तो उसमें भी ऐसा होता नहीं है। हाँ, नहीं जैसे जो जियो वाले हैं ना, जो जियोफाई है, उसमें साथ में मिलता है, मतलब टेलीफोन का वो प्रॉपर सेटअप मिलता है। अच्छा, वो वैसे वो मेरे दोस्त चाहे की तो सोसाइटी में है, वो चाहे तो तो उसके बिना पास है। टेलीफोन के भी लगा सकते हैं, बट हाँ लगा सकते हैं, बट फ्री में मिलता हाँ, अब ये मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है कि ये बिजनेस के लिए है कि जिस तरह की ज़्यादा नेटवर्क बने। वो क्या फ़ोन देते हैं या फिर कुछ डिजिटल, क्या मतलब मोबाइल वगैरह क्या देते हैं? नहीं, कह रहा था कि पूरा वो, मतलब उसका नंबर भी लैंडलाइन वाला है, कुछ 3 3 करके, मतलब ऐसे ही। तो वो पूरा मतलब ऐसे ही वो सेटअप टाइप देते हैं वो उसका।
पता नहीं, बाकी मैंने भी नहीं देखा कभी। अच्छा चलो, बट हाँ ठीक है। तो a router is a network device that can receive the data, analyze it and transmit it to the other network. तो मॉडेम क्या करता है कि डेटा देखेगा। देखो आप मान लो मेरे मॉडेम से ना 3 डिवाइस कनेक्ट है, एक टीवी, एक मेरा लैपटॉप और एक मोबाइल। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब की ये वीडियो चल जाए। अब ऐसा तो होता नहीं ना कि वो वीडियो मेरे मोबाइल में चल जाती है बजाय इसके कि मेरे कंप्यूटर में। तो क्या होता है कि जब वो वापस आ रहा होता है उनकी तरफ से वीडियो वाला डेटा, तो रूटर को पता होता है कि किस डिवाइस में सेंड करना है। मॉडेम आपका वहां पे वो तो कर देगा, उसको एनालॉग को डिजिटल तो कर देगा, बट उसके बाद भी तो ये काम बचता है ना कि इसे भेजना किस डिवाइस में है। तो रूटर का काम ये होता है। रूटर कनेक्ट्स लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट। आपका अब हमारे मेरे घर में जितना भी पार्ट जो मैं देख पा रहा हूँ अपने सारे डिवाइसेस कनेक्ट है, ये एक लोकल, ये तो वैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, बट चलो आपके स्कूल का भी मान लेते हैं। सारे कंप्यूटर जो है ये सब भी एक रूटर से कनेक्टेड है, और रूटर कनेक्ट होता है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वहां से। सही बोलूं तो जो डेटा है ना वो इन रूटर से छलांग मार मार कर ही आता है। गूगल के जो यूट्यूब हेडक्वार्टर से लेकर मेरे घर के जो रूटर तक डेटा जो है वो रूटर से छलांग मार मार कर ही आता है हमेशा, और ये 5 से 6 हॉप में आता है। आप चाहो तो ये कैसे काम करता है, आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ट्रेस रूट नाम की कमांड होती है, उससे काम कर देता है। मेरे को एक बार ढंग से पता नहीं, एक बार मैं देखूं कि अगर सिर्फ ट्रेस रूट से होता है तो मैं एक सेकंड, अगर और कुछ लगाते हैं देखो ट्रेस रूट होता तो है, बट अभी मेरे को 1-2 चीज़ें और उसके आगे लगानी पड़ती है, मुझे अभी पता नहीं, बाद में आपको दिखा दूंगा। बट कहीं भी दुनिया में कहीं भी डेटा जाना होना 6 हॉप में वो पहुंच जाता है उधर। तो ये जो हॉपिंग है ये डेटा की, वो रूटर की तरह होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि असलियत में जो इंटरनेट का डेटा है वो जाता कैसे है। आप इसे समझो कि आप एक लेटर सेंड कर रहे हो, आपने एक अपना पेज लिया, उस पेज को एक लिफाफे में डाला, उस लिफाफे को आप एक और लिफाफे में डालोगे इस तरीके से। और अब क्या करोगे, सबसे पहले तो ये लिफाफा जो है ये कंट्री सेलेक्ट करेगा। असलियत में कंट्री नहीं होती है, उसे इंटरनेट को नहीं पता कंट्री क्या है। असलियत में तो उसको जो है राउटर पता है, जो बड़े बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के राउटर, फिर उससे बड़े वाले सर्विस प्रोवाइडर के राउटर, फिर आपके कई देश जो होते हैं उनका तो फाइबर के वायर से वो समुद्र के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। ज़्यादातर नेटवर्क वायरलेस नहीं है, वायर्ड ही है। तो इन बड़े बड़े जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं डेटा इनसे छलांग मार मार के आता है। जैसे ये आपके राउटर तक आता है, अब ये वाला जो सबसे बाहर वाला लिफाफा है वो फेंक देते हैं। अब बचा अंदर वाला लिफाफा, उसके अंदर ये लिखा हुआ रहता है कि कौन से डिवाइस पे जाना है। तो राउटर ये डिसाइड करता है कौन से डिवाइस पे, उसने उस डिवाइस पे भेज दिया। अब वो वाला लिफाफा भी हट जाता है। अब आपके पास बचा वो जो मेन लिफाफा, जो मेन पेपर है, वो पेपर आप देखते हो। तो जो इतना सब कुछ, जो क्या बोलूँगा मैं से, एब्स्ट्रैक्ट रहता है डेटा। मतलब जब राउटर डेटा देख रहा है तो पूरा डेटा नहीं देख सकता, वो सिर्फ कुछ ही पार्ट देख पाता है उसका कि इसे कौन से। और ये राउटर का ही आईपी एड्रेस होता है, इतना ही बता दूँ। आपके जो आईपी एड्रेस होगा ना आपका, ये आईपी एड्रेस हार्ड वायर्ड नहीं होता, ये आईपी एड्रेस चेंज भी हो सकता है। ये आईपी एड्रेस आपको दिया जाता है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा। तो सबसे पहले तो राउटर का काम यही होता है। मैं इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, जो यहाँ पे लिखा है मैं आपको वही बता देता हूँ। द राउटर कनेक्ट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट। आपको लोकल एरिया नेटवर्क पता है, स्कूल का आप एग्जाम्पल समझ लो, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करता है। Compared to the hub or switch, router has advanced capabilities as it can analyze the data being carried over the network. जो राउटर है ना वो डेटा को भी एनालाइज कर सकता है। स्विच जो था ये सब एनालाइज कर लेता था कि आपका डेटा जा कहाँ रहा है, किस कंप्यूटर में जा रहा है, किस मैक एड्रेस में जा रहा है, इतना ही। बट आप क्या डेटा सेंड कर रहे हो ये राउटर को पता चल जाता है। तो अब आपका राउटर जिस भी कंपनी का है उसे सब पता है कि आप क्या क्या सर्च कर रहे हो, क्या क्या देख रहे हो,
कौन कौन सी यूट्यूब की वीडियोस पे आप लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन जो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उस पर डेटा जाता है। क्यों जाता है? बट वो देखता नहीं है। तो ऐसे ऐसे ये मत सोचना कि हर कोई आपका डेटा बैठ के देख रहा है, किसी को इतनी नहीं पड़ी हुई। बट हाँ, जो राउटर होता है वो ये सारा डेटा जो है इसका ट्रैक रखता है, आपको इतना चाहिए। बट ये अच्छी बात भी है क्योंकि आप फिर अपने राउटर में उसी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हो। फिर फायरवॉल वगैरह का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। फायरवॉल क्या होती है ये सब, बट वो हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए, डेटा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पैकेट्स ऑफ अ सर्टेन साइज, ये तो हम पढ़ चुके हैं। सपोज दीज पैकेट्स आर टू बी कैरीड ओवर अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क which cannot be handle bigger packets. In such cases data is to be repackaged as a smaller package. हाँ, यही ये काम होता है। अब देखो क्या होता है, ये बात यहाँ पे इन्होंने क्यों लिखी है ये तो मुझे आपको और समझाना पड़ेगा। हर किसी नेटवर्क की कैपेबिलिटी होती है कि वो कितने बड़े पैकेट को सेंड कर सकता है। मान लो आपने मुझे अपने घर से कुछ सामान भेजना था, आपने उसे बहुत सारे डब्बों में पैक किया। अब जैसा कि मैंने बोला कि आपने क्या किया कि सबको पहले टुकड़ों में तोड़ दिया, मेरे घर पहुंच के उसे असेंबल करके आप तब मेरे को भेज दोगे। अब आपने अलग अलग टुकड़े हैं वो सेंड कर दिए। कुछ टुकड़े तो इजीली आप पे पहुंच गए, कुछ टुकड़े ऐसे स्टेशन पे जाके रुके जहाँ पे उन्होंने बोला भाई हमारे पास ट्रक नहीं है, हमारे पे वो छोटे हैं, वो छोटा हाथी टाइप का है, तो अब ये टुकड़ों को और छोटा करना पड़ेगा। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपके डब्बों को खोलना पड़ेगा, अंदर क्या पड़ा सामान है उसे देखना पड़ेगा और उसको फिर दोबारा तोड़ना पड़ेगा। बिना अंदर के डेटा को देखे तो वो उसे तोड़ नहीं पाएगा ना, मतलब या फिर उसे अलग अलग नहीं कर पाएगा ना। तो राउटर का काम यही है। यहाँ पे जब डेटा जाता है तो कभी कभार अगर ऐसे नेटवर्क पे चले गया जिसमें छोटे पैकेट की जरूरत है, तो ये आपके पैकेट को भी तोड़ सकता है, या आपके पैकेट के अंदर के पड़े डेटा से भी खिलवाड़ कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इसे किस तरीके से समझ रहे होगे, क्योंकि जब हम इन टॉपिक को पहली बार पढ़ते हैं ना तो हमें ज़्यादा आइडिया होता नहीं, तो हम अलग अलग इमेजिन करते हैं चीज़ों को। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी सिली क्वेश्चन हो, पूछना। बिलीव मी, वो सिली क्वेश्चन होगा नहीं। In such a case, the data is to be repackaged as smaller packets and then sent to the network by router. Router can be wired and wireless. Wireless router can provide Wi-Fi access to smartphones. अब तो ज़्यादातर Wi-Fi ही होते हैं these days. Home Wi-Fi routers perform a dual task. Router and modem दोनों का ये बात हम कर चुके हैं, mod और switch का भी। These routers connect to incoming broadband lines from ISP and convert them to digital signal together. जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वहां से लाइन आ रही होती है आपके रूटर तक, और बस रूटर के थ्रू आप अपना इंटरनेट जो एक्सेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है गेटवे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बस ये गेटवे लास्ट वाला पार्ट है आज का, इतना ही कराऊंगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। और एक चीज और, आपको स्कूल से मैम ने नोट्स दिए थे, मेरे को किसने भेजा था? जिसने भी भेजा था मैं वो ग्रुप में भेज दूंगा, या फिर आप खुद ही ग्रुप में भेज देना। ओके सर। तो उन नोट्स को रीड करो। ये जो क्वेश्चंस है ना, मैं तो आपको समझा रहा हूँ जिस तरह कि आप जब उन थ्योरीज को पढ़ो तो आपको याद करने में आसानी हो। बट बिलीव मी, आज से आप उन थ्योरीज को हल्का हल्का रीड करना शुरू कर दो, बहुत मुश्किल है नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं उसे बता दूँ क्या कैसे करना है। गेटवे देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या है। गेटवे आपके लिए थोड़ा नया टर्म हो सकता है। एज द टर्म गेटवे सजेस्ट, इट इज अ की access point that acts as a gate between organization network and the outside world of the internet. तो कहीं ना कहीं ये रूटर ही ये गेटवे प्रोवाइड करता है। तो जो रूटर है मेरे कंप्यूटर के लिए गेटवे यही तो है, इसी के थ्रू तो मैं पूरे इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, पूरे बाहर के इंटरनेट से। वरना अगर ये रूटर हटा दो
या फिर रूटर का मैं इंटरनेट बंद कर दूं जब, या फिर बोलते हैं इंटरनेट चला जाता है जब इंटरनेट चल नहीं रहा होता, तो रूटर के थ्रू मेरे डिवाइसेस तो ऑलरेडी आपस में कनेक्ट होते ही हैं, बट इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए पूरे, तो वो गेटवे होता है जो आपके लैन को आपके इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा होता है, आपके लोकल एरिया नेटवर्क को या पर्सनल एरिया नेटवर्क को जो इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा होता है। तो जो बीच का गेट होता है दैट इज गेटवे। Gateway serves as the entry and exit point of a network, as all data coming in or going out of network must first pass through the gateway in order to use routing paths. तो सबसे पहले आपके डेटा को, जैसा मैंने बताया, डेटा एड्रेस से होते हुए जाता है, तो सबसे पहले आपका जो गेटवे बना होता है वहाँ पे आपका डेटा आता है, फिर उसके बाद वो दूसरे जो है नेटवर्क में या डिवाइसेस में जाता है। Besides routing data packets, gateways also maintain information about the host networks, internal connection path and identified paths of other remote networks. अब ये गेटवे और भी, मतलब यहाँ पे डेटा आता है और ये बाकी डेटा पे भेजता है, तो इसे कहाँ पे भेजना है, किस डिवाइस पे भेजना है, किस कंप्यूटर सिस्टम पे भेजना है, किस पाथ पे भेजना है, कौन सा पाथ ज़्यादा बेटर होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये गेटवे अपने पास रखता है। If a node from one network wants to communicate with the node of foreign network, it will pass the data packet to the gateway, which then routes it to destination using best possible way. तो हर गेटवे पे ना बेस्ट पॉसिबल वे का जो होता है का बात होता है। अब ऐसे ऐसे गेटवे बहुत से होते हैं, इन गेटवे के थ्रू आपका जो मैंने बोला ना कि जब आप पैकेट भेजते हो तो किसी भी रास्ते से भेजता है, तो उस टाइम पे कौन से रास्ते में कंजेशन नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, ये भी इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखता है। इसलिए जहाँ पे कम भीड़ होती है वहाँ से ये आपके पैकेट को भेज देता है। इसलिए इंटरनेट में कभी ट्रैफिक का इशू नहीं आता जनरली। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेटवे है। गेटवे एक असलियत में कोई गेट नहीं है, गेटवे भी जो बनाया जाता है वो आपका रूटर के थ्रू ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बस यही बताया हुआ कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सिस्टम कनेक्टेड है यूजिंग गेटवे। तो गेटवे बस एंट्री और एग्जिट पॉइंट है जो आपके सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करके रखता है। फॉर सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी एट होम्स द गेटवे इज यूजुअली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटायर इंटरनेट। अच्छा हाँ, इनफैक्ट हम अपने घरों के इंटरनेट के लिए मैंने आपको बोला था कि रूटर को वो समझो, आप ये मान सकते हो कि मेरे अपार्टमेंट में जितने भी रूटर लगे हुए हैं ये सब कनेक्ट होंगे एक और रूटर से जो मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास होगा। तो वो मेरा एक्सेस पॉइंट होगा, वो आप जनरली उसे आप गेटवे बोलोगे, क्योंकि हम जनरली, मतलब मैं तो ये अपना इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ ना इस केस में। देखो सिंपल सी बात दोबारा से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। गेटवे रूटर ही होता है, बट रूटर सिर्फ मेरे पास नहीं है, हमारे घर में रूटर नहीं है। ये सेम रूटर जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भी होता है। उसके रूटर और मेरे रूटर में क्या फ़र्क है? मैंने गलती से बोल दिया था कि मैं अपने वाले उसको गेटवे बोलूँगा, बट सही में असलियत में मैं नहीं बोलूँगा उसे गेटवे। गेटवे उसी का ही होगा, क्योंकि उसी का ही रूटर जो है पूरे इंटरनेट से हमें कनेक्ट कर रहा है। तो आईपी एड्रेस सबका होता है, बट जिस आईपी एड्रेस तो एक आईपी एड्रेस आप बोल सकते हो कि मेन होता है, जो एकदम मेन एड्रेस होता है उसे आप गेटवे बना देते हो, वो गेटवे होता है। और ये गेटवे जो होता है पूरी इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन से क्योंकि राउटर टू राउटर ही डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो कौन से राउटर पे सेंड करें कि डेटा इजीली चले जाए। अब इसके पीछे एल्गोरिथम काम कर रही होती है, रूटिंग एल्गोरिथम, बट हाँ यही सब वो मेंटेन करके रखता है गेटवे, ये सारी इंफॉर्मेशन गेटवे मेंटेन करके रखता है। But gateway can be implemented completely in a software, hardware, or combination of both. Because of network gateway is placed at the edge of network, the firewall is usually integrated with it.
तो जहाँ भी गेटवे होता है फायरवॉल भी उधर लगा सकते हो। तो देखो एक कॉन्सेप्ट थोड़े ना एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ज़्यादा डीप इनमें आप सोचो मत, इनकी बस बेसिक डेफिनेशन जान के रखो। क्योंकि गेटवे सही बताऊं तो सही मायनों में कोई भी रूटर को आप गेटवे बोल सकते हो, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए, जिस तरह कि आप एक चीज़ में बोल दूँ और उसे अपने दिमाग में रखो, इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि एक तरीके से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जो होता है वो होता है गेटवे, वो इंटरनेट से कनेक्ट करता है और हमें वो उसी से ही होते हुए जो डेटा की मांग कर रहा है उस पर वो डेटा जाता रहता है, जो भी हर हर राउटर से कुछ ना कुछ डेटा जा रहा है, कुछ आ रहा है ना, तो वही सब ये डेटा मेंटेन करके रखता है। तो अगर आपको फायरवॉल भी लगानी है तो वो गेटवे पे आप लगा सकते हो। इसी वजह से कभी कभार अगर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहे तो कुछ लेट्स से कि कोई इलीगल वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई वेबसाइट बैन कर दी या कोई चाइनीज़ वेबसाइट लेट्स से बैन कर दी, तो वो सीधा गवर्नमेंट आईएसपी प्रोवाइडर को बोलेगा कि भाई अपने फायरवॉल के थ्रू जो है ये सब इन वेबसाइट्स को बंद कर दी, तो हम नहीं चला पाएंगे उसे, हमने तो नहीं किया उसे, तो इसलिए उसका ये कंट्रोल भी रहता है। देखो मैंने आपको समझा दिया है, आपको आएगा तभी जब आप इन सबको एक बार ये रीड करोगे नोट से भी। बताओ कोई डाउट है क्या, या फिर